नमस्कार। दिल्ली में मोदी सरकार हैट्रिक की तैयारी में है और लखनऊ में यहां के सांसद राजनाथ सिंह जी भी तीसरी दफा इस सीट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अपना नामांकन भरा, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक इंडिया टुडे पे। और किसी भी प्रत्याशी के लिए नामांकन वाला दिन बहुत अहम होता है, तो ऐसे दिन पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। आप 2 दफा यहां पर पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, 14 में और 19 में। जब आप तुलना करते हैं पहले के 2 चुनाव में, इस बार लखनऊ की लड़ाई को पहले की तुलना में आप क्या फर्क पाते हैं? क्या आपको लगता है किससे? पहले भी यहां की जनता का विश्वास मुझे प्राप्त था और इस बार भी पहले से कहीं अच्छा परफॉर्मेंस इस बार के चुनाव परिणाम का रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप चुनाव के बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं, वोटिंग परसेंटेज जो घट रही है उसको आप कैसे देखते? देखिए, वोटिंग परसेंटेज घटने का एक कारण तो गर्मी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, तो लोग यह मानकर चल रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, पहले से कहीं अधिक अच्छी मेजॉरिटी से इस बार फिर से मोदी गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये लोगों को पक्का विश्वास है, भरोसा है। और उसके अतिरिक्त जो अपोजिशन से का समर्थक जो मतदाता है, मैं समझता हूं कि उसके अंदर कुछ हताशा, निराशा है कि अपोजिशन को जैसा परफॉर्म करना चाहिए इस बार के चुनाव में वो नहीं कर पाएगा। इस कारण जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर भी जो उत्साह चाहिए, जो उमंग चाहिए, वो नहीं है। वो मानकर चल रहे हैं कि अब तो यार बीजेपी जीत ही रही है, तो हम वोट देने के लिए क्यों जाए। तो इसकी दूसरी थ्योरी यह है कि बीजेपी के समर्थकों में उतना जोश जुनून नहीं है जो कि पिछले था, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये जो हमारा लोकल सांसद है, इससे मेरी बड़ी नाराजगी है। मोदी जी की तो आ ही रही है 400 सीटें, इस एक को हरा देते तो 399 आएंगे। ऐसा नहीं है। इस बार केवल प्रत्याशी को देखकर लोग वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखते हुए लोग अपना मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि इस हमारे प्रधानमंत्री ने देश का कद दुनिया में ऊंचा किया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है। इस कारण लोग प्रत्याशी से नाराजगी हो सकती है, उसको दरकिनार कर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, इस सोच के आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। राजनाथ जी, इस चुनाव के कुछ अहम मुद्दों पर आते हैं। सबसे बड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि संविधान कौन बदलना चाहता है। कांग्रेस ने ऐसा उड़ा दिया कि इनको 370 सीटें भाजपा को, 400 एनडीए को इसलिए चाहिए कि अगर ये आ गए तो ये आरक्षण हटा देंगे। और कुछ आपके नेताओं ने भी आग मेघी का काम किया, ज्योति मिर्धा हो, आनंद हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, वो जो राम गोविल हैं, इन्होंने कुछ बयान देके ऐसी एक धारणा बना दी कि बीजेपी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाली है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाली है, और वोटर समझ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, संविधान हमारा खतरे में है कि नहीं। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति पे अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी ये पूरी तरह से खो चुकी है। तो अनावश्यक प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की वो कोशिश कर रही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में सारी हिंदू जातियों को जोड़ने की कोशिश की है ताकि एक हिंदुत्व वोट बने, हिंदू वोट बने। कांग्रेस को लग रहा है कि इसका तोड़ यही है कि लोग अगर जातियों के आधार पर बढ़ जाए तो जो हिंदू वोट एक अगर हो जाता है तब तो ऑपोजिशन का चांस ही नहीं। तो चाहते हैं कि जातियों में वोट बढ़ जाए, तब उनको लगता है कि चांस है, इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल बन जाए। मैं ऐसा नहीं मानता, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ये नहीं कहती है। कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो जस्टिस और ह्यूमैनिटी, न्याय और मानवता हमारी राजनीति का आधार है, इंसाफ और मानवता हमारी राजनीति का आधार है। पर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी या वेल्थ लेके दे देगी। कांग्रेस वाले बोल रहे भाई हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी सैम पैत्रिदा को यह कहने की, अथवा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस चीज को डालने की कि जो संपत्ति का जो है सर्वे कराया जाएगा। इस चुनाव के समय बोलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा है। उनको लग रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब चुनाव के समय ही उनको इनइक्वालिटी दिखाई दी। भारत की संसद में कभी भी उनके किसी नेता ने खड़े होकर इस इनइक्वालिटी
समाज में जो असमानता है इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। चुनाव के समय क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में सर्वे की चर्चा क्यों कर रहे हैं? किसी की संपत्ति लेकर आप दूसरों में वितरित कर देंगे? भारत में संभव है? दुनिया के किस देश में संभव है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक देश का नाम बताइए। नहीं होना चाहिए। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई लॉजिक नहीं। वो जो कोई क्यूबा टाइप के देशों में ट्राई किया, ये नहीं। मार्क्सिस्ट सोच है, बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं कहता हूं क्यों किसी के अंदर जो कोई एक इनिशिएटिव होगा, क्यों कुछ करने का एक भाव होगा, क्यों कहीं पर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा? भारत तो बिल्कुल कंगाली की स्थिति में पहुंच जाएगा। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी अपने ही प्रोपेगेंडा या अपनी ही कामयाबी में कन्विंस हो रही है। जिस तरीके से 2004 से पहले प्रमोद महाजन इंडिया शाइनिंग का कैंपेन, उनको लगा कि बीजेपी तो शाइन कर रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि इंडिया शाइन कर रहा है। आप तो उस दौर में बहुत सक्रिय थे, क्या कोई तुलना आपको नजर आती है इंडिया शाइनिंग मोमेंट से और आज में? मैं बहुत सक्रिय नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई इंडिया शाइनिंग की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उस समय इस समय में अंतर है। क्या अंतर पाते हैं आप? हमारे देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा अंतर आया है। इकोनॉमी की साइज ही देखें इस समय, जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी लोग कल्पना नहीं करता था कोई। भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में जहां दुनिया के देशों में 2014 में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर पहुंच गया है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। तो चिदम्बरम कहते हैं कि किसी की भी सरकार थर्ड तो बनना तय ही है, इंडिया वैसे ग्रो कर रहा है। इनके समय क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यह है, इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? सही बात। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि एक जातीय सर्वे करने की जरूरत है, कि एक एक्सरे होना चाहिए समाज का कि कास्ट क्या है, उसके बाद वो किसी क्रांति की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होगा। उनके लिए कास्ट सर्वे बहुत अहम है। क्या आपको लगता है कि ये उलझा सकता है आपको थोड़ा सा चुनाव में? नहीं, इसके पीछे उद्देश्य उनका क्या है, पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए ना। जातिगत हम जनगणना कराना चाहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, इसको तो स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। पता तो चले कि किस स्कीम में कितना मिलता है, वो सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है, लेकिन पता ही नहीं कि किसकी कितनी जाति, मतलब ये उनकी सोच है एक तरीके से। मुझे लगता है कि शायद आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस खत्म करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। ये आपको क्यों लगता है? नहीं, इस प्रकार की हरकतें ये लोग करते रहते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो जब विकसित बन जाए भारत तब आरक्षण हट सकता है। जब विकसित बन जाए भारत, विकसित बन जाए तो उसके बाद मैं समझता हूं कि जब देश को महसूस होने लगेगा कि नहीं अब आरक्षण वगैरह की कोई जरूरत नहीं, तब देश अपना फैसला करेगा। लेकिन आज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में चलेगी, हम उसको समाप्त नहीं करना चाहते। आज वो स्थिति नहीं है कि हम समाप्त करें, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है। आज कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की आवश्यकता है, यह मैं महसूस करता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी अभी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जगह जगह रुकते हैं, पूछते हैं अपनी जात बताओ, आपकी क्या जात है, आपकी क्या जात है। फिर किसी अग्रवाल से पूछते हैं कि क्या आपको जीएसटी समझ में आता है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर कांग्रेस की सोच में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वो नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, हताश हैं, निराश हैं। सर, बीजेपी कहती है कि अगर हमारी तीसरी दफा सरकार बने तो पहले 100 दिन में बड़े फैसले होंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र हो, वैसे भी ओवरऑल गवर्नमेंट के संदर्भ में आपके हिसाब से क्या बड़े फैसले करने की आपकी तैयारी है और आप क्या चाहते हैं? आप रक्षा मंत्री हैं, गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप देखेंगे तुरंत उसके बाद आपको विद इन 15 डेज बहुत सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। क्या करेंगे सर आप विद इन 15? नहीं, ये हम डिस्क्लोज अभी क्यों करें? यह है कि सभी मिनिस्ट्रीज ने सब अपना प्लान चेकआउट कर लिया है कि अगले 100 दिन का गवर्नमेंट बनने के बाद अगले 100 दिन का हमारा क्या कार्यक्रम। तो रक्षा क्षेत्र का आपका विजन क्या है अगली सरकार? विजन हमारा बिल्कुल साफ है। रक्षा में बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना, भारत को एक सशक्त भारत बनाना, ताकतवर भारत बनाना, लेकिन किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। सर, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जैसे चिदम्बरम हो या मनीष तिवारी हो, आप पे बड़ा अटैक कर रहे हैं चाइना के मुद्दे पे। वो कहते हैं कि राजनाथ जी बताते ही नहीं कि एग्जैक्टली पीएलए और इंडियन आर्मी की सिचुएशन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं तो कह रहा हूं ना, इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है, कुछ मुद्दों पर बराबरी के स्तर पर बातचीत हो रही है, परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं इस समय जो बातचीत चल रही है और कमांडर्स लेवल पर जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, जो हमारी ब्रीफिंग होती है,
अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, तनावपूर्ण माहौल में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है ठीक तरीके से, समाधान निकलने की संभावना भी है। पर डेप्सांग और डेमचौक में तो गतिरोध बना हुआ है, पीएलए आई हुई है, वो चेंज हो नहीं रही है। गतिरोध बना हुआ है तो कुछ उसके अन्य भी कारण है। अब मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता हूं यहां, जब बातचीत का दौर चल रहा है तो, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देशवासी पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। पर ये जो सीधा सवाल है कि जो और देश की आन बान शान पर कोई दुनिया की ताकत जो है चोट नहीं पहुंचा सकती है। पर ये जो सर सीधा सवाल है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो यथास्थिति आज की तारीख में है कि आप रक्षा मंत्री के तौर पे और बीजेपी की सरकार पूरी जो सच्चाई है वो देश के सामने नहीं रखते, कि मतलब स्थिति जितनी खराब है आप उसको थोड़ा बेहतर करके पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं है। ठीक है, संघर्ष होता है तो कहीं पर पड़ोसी देश आगे जाता है, कहीं पर हम आगे हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा होती रहती हैं, उसी के लिए बातचीत होती है और उसी प्रकार की कुछ स्थितियां इस बार भी हैं। लेकिन जब बातचीत का दौर चल रहा है तो उस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन कब्जे में चली गई है चीन के और उसके बाद हम लोग बिल्कुल दुम दबाए बैठे हुए हैं। भारत आज दुम दबाकर बैठने की स्थिति में नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग? सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने की है। आप देश के रक्षा मंत्री, अगर होगा तो आप ही को एक करके दिखाना होगा, आपके लिए कितना अहम है कि पीओके वापस भारत का हिस्सा बने? नहीं, किसी ने नहीं कहा है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। अभी तो पाकिस्तानी बैठे हैं ना। अरे था, है और रहेगा भाई। तो वापस लीजिए ना फिर, वापस लीजिए। अरे खुद ही आएंगे लोग, खुद ही आएंगे लोग। आपने नहीं देखा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मांग हो रही है कि हमको भारत में मर्ज किया जाना चाहिए, और यह बात तो 2 साल पहले आर्मी डे के अवसर पर आर्मी ऑफिशियल्स को एड्रेस करते हुए मैंने श्रीनगर में ही 2 साल पहले ही कहा था। आपको लगता है हमारे जीते जी वो वक्त आएगा जब भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा बनेगा? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता हैं जिन पे कोई आरोप लगता है, जो ईडी सीबीआई का केस होता है, वो आप लेते रहते हैं। ऑपोजिशन कहती है कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, धुल जाते हैं। अच्छा, जब ये विपक्ष में होते हैं तो उनको सम्मान आता है। आप नाम बताइए जिनको लिया हो धुल गया हो। सर, जैसे अजीत पवार हैं, अरे भाई, तो ये बताइए कि 70,000 करोड़ जब अजीत पवार के ऊपर आरोप लगा था, जब एनसीपी में थे, तो सारी एनसीपी के नेता ही तो ये कह रहे थे कि अजीत पवार जी बिल्कुल दूध के धुले हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सारे गलत आरोप हैं। तो आज यदि पूरी जांच के बाद निकल कर आया कि नहीं, उनके ऊपर आरोप सही नहीं है, तो इस पर उनको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो वह लोग कह रहे थे वही तो हमारी जांच एजेंसी भी कह रही है। भारत की राजनीति में जितने भी पद हैं, पार्टी के हों या फिर सरकार के, उन पे आप आसीन रहे। जब आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, आपकी जो पॉलिटिकल गाड़ी है, आपको आगे क्या नजर आता है? आगे क्या देखते हैं? किसके व्हाट आफ्टर दिस? किसके बारे में? अपने बारे में। नहीं, अपने बारे में तो कोई सवाल ही नहीं, सोचने का कोई कारण ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। जिस समय बचपन में हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने थे, कभी सोचा नहीं था कि हम किसी पार्टी में जाएंगे। और वही उस समय भारतीय जनसंघ थी, भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होगी और फिर इस देश का की सत्ता सरकार बनाएगी वह पार्टी। इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। सर, पर लाजमी ही है, हर आदमी आगे की सोचता है कि इसके बाद क्या आप सोचते हैं कि राष्ट्रपति बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए, वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप रहेगा राजनाथ जी के लिए? नो। व्हाई नो? देखिए, जीवन के बारे में हमारे एकदम बिल्कुल पूरी तरह से मुझे स्पष्टता है। जो होना होगा होगा। हमारा काम यह है कि अपनी जो भी दायित्व है, जो भी जिम्मेदारी है, उसमें सही तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाए। पर कहीं तो लगता होगा अगर राष्ट्रपति। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ रहने वालों से पूछ लीजिए, मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं देश को यकीन नहीं होगा। हमारे साथ जो बहुत हमारे अभिन्न लोगों को भी जानते हैं, जो हमारे साथ 30-40 वर्षों से, आप उनसे भी अकेले बात करके पूछ लीजिएगा कि राजनाथ सिंह ने कभी कहा हो कि हमको यह पद मिल जाए। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं डंके की चोट पर, भारत की राजनीति में कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने विधानसभा का भी टिकट मांगा हो। तो अग्निपथ स्कीम का, अग्निवीर स्कीम का जिक्र हुआ।
आपने कुछ कहा कि अगर इसकी जरूरत हो फिर से देखने की, मॉडिफाई करने की, तो हम उसको सोचेंगे। आप एग्जैक्टली क्या जो अब तक की इम्प्लीमेंटेशन, फिलहाल मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। अभी अग्निपथ स्कीम चल रही है, चलने दीजिए। आपको लगता है कि कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है? आपको लगता है कि नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमको आर्मी में, अपनी सेना में एक यूथफुलनेस लानी थी, माने युवा लोगों का मैक्सिमम इंडक्शन हो। देश की सीमाओं की रक्षा करनी है तो जो वास्तव में जिनके अंदर ऊर्जा हो, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक हो, इस आयु के लोगों की भर्ती ज्यादा होनी चाहिए। इस सोच के आधार पर हम लोगों ने किया है और मैं समझता हूं कि अभी तक मेरे पास कोई शिकायत कहीं से नहीं मिली है। तो अभी अग्निवीर स्कीम को मॉडिफाई करने की या बदलने की कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। सर, आर्टिकल 370 के हटने के बाद कई दफा आपके कश्मीर के दौरे हुए। कश्मीर की आज की स्थिति को पहले से आप तुलना करते हैं, आप क्या फर्क पाते हैं? फिर मुझे लगता है जिस कश्मीर को हम अपना स्वर्ग मानते थे, वो कश्मीर स्वर्ग बनने की ओर बढ़ चला है। तो ऐसे में चुनाव के बाद आर्मी की वहां पे क्या भूमिका, क्या हिस्सेदारी होगी, क्या रोल होगा आर्मी का? क्योंकि क्या आपको लगता है कि जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि अफस्पा हटाया गया, क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति बन गई है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी अफस्पा हट सकता है? अफस्पा हट सकता है, मैंने आ गई है स्थिति, लेकिन मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय ही इसका सही मूल्यांकन करेगा और उस मूल्यांकन करने के बाद ही वो फैसला करेगा। आपको लगता है बन गई है स्थिति की अफस्पा हट काफी हद तक बन गई है, काफी हद तक बन कुछ गई हिस्सों में हट सकता है? हो सकता है, लेकिन अभी ये फैसला गृह मंत्रालय को लेना है। ऐसे में अब पाकिस्तान में जो फिलहाल सिचुएशन है उसकी आपकी रीडिंग क्या है रक्षा मंत्री के तौर पे? बहुत दयनीय है पाकिस्तान की स्थिति, और पड़ोसी की ऐसी हालत देखकर दया भी आती है कभी कभी। मैं हाल में मरियम नवाज का बयान सुन रहा था, वहां पे काफी प्रेशर है कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। आप क्या सोचते हैं? अच्छा होगा कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करे, अच्छे करे। आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देना बंद करे, और जो भी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, आतंकवादियों के जो अड्डे अब भी पाकिस्तान में हैं, कायम हैं, उनको समाप्त करें। यदि अकेले समाप्त नहीं कर सकता है, वो भारत का सहयोग चाहता है और किसी का सहयोग चाहता है, तो सहयोग लें, सहयोग करेंगे। कोई एक ऐसी चीज जिसका आपको खेद है, जो आपको लगता है ये ना होता तो अच्छा होता, या मैं कुछ अलग खेद नहीं है, कुछ नहीं। तो आप तो एकदम किसी स्पिरिचुअल गुरु की तरह बोल रहे हैं, कोई खेद नहीं, ऐसे कैसे? कोई भी खेद नहीं? नहीं, अध्यात्म में मेरा पूरा विश्वास है, ईश्वर की सत्ता पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं ईश्वरवादी हूं, रहूंगा, रहूंगा। मैं छोटा था बचपन में, तब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। आज भी मैं अपना जो भी करना चाहिए धार्मिक मैं करता हूं। मुझे संकोच किसी बात का नहीं है। मैं बहुत प्रोग्रेसिव बनने के चक्कर में नहीं रहता हूं। जो मैं हूं सो हूं। जो मैं हूं सो हूं, और जो मैंने कहा सो कहा तो जनता को डायरेक्ट विश्वास है, आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कथनी पर आपने, राजनाथ जी, एक बेहद अहम दिन पर हमारे लिए वक्त निकाला। आपके निवास पर लखनऊ में सैकड़ों लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए। ऐसे में इतनी मसरूफियत में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।